Hello everyone. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? Hope so you people are doing well and enjoying a very happy and blessed life. Dear learners, I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. मैं आप सब लोगों को अपने चैनल स्टडी स्टेशन पे वेलकम करता हूँ. Dear viewers, क्या आपने आज से पहले कोई ऐसी शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है जिसके अंदर आपको करेक्टर्स के नेम्स ना पता हो? इफ योर आंसर इज नो, तो मैं आज आपको एक ऐसी ही शॉर्ट स्टोरी की तरफ ले जाने वाला हूँ जिसके अंदर कैरेक्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन उन कैरेक्टर्स के नेम्स मेंशन नहीं किए हुए. जी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर शॉर्ट स्टोरी नंबर 5. आज हम अपनी पांचवी शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द अल्टीमेट सफारी. दिस इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 and this short story is written by an African writer Nadine Gordimer. This is the name of the short story writer. तो ये है जी दो चीजें जिनको हमने लेके आगे चलना है. तो इस शॉर्ट स्टोरी को भी हम उसी रवायती अंदाज से उसी ट्रेडिशनल वे के अंदर डिस्कस करेंगे. So first of all we will discuss about the short biography of the short story writer. तो हम अपना वक्त जाया किए बगैर अपने इस शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में जानते हैं कि who is she, where is she come from. जी. Nadine Gordimer. Nadine Gordimer was born in 1923 in South Africa. ये शॉर्ट स्टोरी राइटर 1923 को साउथ अफ्रीका के अंदर पैदा हुई थी. इसकी जो फैमिली थी दे माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन. ये इंग्लैंड से ग्रेट ब्रिटेन से बर्तानिया से उठ के साउथ अफ्रीका आए. When she was just 10 years old, she got a disease of heart. तो इसको ना एक दिल की बीमारी लगती है जिसकी वजह से she used to spend her time in solitude. ये तन्हाई के अंदर अकेलापन इसके अंदर आ चुका था. अकेले रहना ये जिंदगी इसने शुरू कर दी थी. 11 साल से लेके 16 साल तक आप भी इस चीज को जानते हैं कि फ्रॉम 11 टू 16 ये जो ईयर्स होते हैं ये बच्चों के लिए गोल्डन ईयर्स होते हैं. लेकिन इस बच्ची ने इस शॉर्ट स्टोरी राइटर ने ये जो गोल्डन एज होती थी बच्चों की ये भी इसने अपने घर पे ही गुजारी थी. बच्चों से इसका किसी किस्म का इंटरेक्ट नहीं था. सिर्फ अपने वालिदैन तक ये महदूद थी. अब जो सबसे बड़ा इफेक्ट इसकी जिंदगी के अंदर ये है कि इसकी माँ ने इसको हर एक चीज से दूर रख दिया. डांसिंग कंपटीशन के अंदर, डांसिंग प्रैक्टिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, मीन्स के हर एक चीज से उसकी माँ ने इसको दूर कर दिया और ये घर पे ही बैठ के सब कुछ किया करती थी. तन्हाई के अंदर जिंदगी गुजारा करती थी. जब घर पे रहती शी जस्ट यूज टू रीड एंड राइट. सिर्फ लिखा करती थी और पढ़ा करती थी. और आप इस चीज का गेस कर सकते हैं कि व्हेन शी वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड, जब ये सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी, देन शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट वर्क, हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी. तो 13 साल की उम्र के अंदर ही इसने अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवा दी. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये लिखती गई और बहुत अच्छा, बहुत कमाल का, बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखती गई. शी रोट ऑलमोस्ट 30 नॉवेल्स, नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड कलेक्शन ऑफ एसेज. इसके अलावा भी इसने बहुत ज्यादा वर्क्स लिखे थे लेकिन ये इसके प्रोमिनेंट है. इसके अलावा भी इसने और भी वर्क्स लिखे थे. ये तो वो चीजें जो हम तक पहुंची है. अब इतना कुछ लिखने के बाद शी पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स एंड शी बिकेम एन एक्टिविस्ट इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के अंदर ये एक एक्टिविस्ट भी रही थी. सियासत के थ्रू ये अपने समाज के, अपने मुआशरे के हालात और उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया करती थी. एंड दिस शॉर्ट स्टोरी राइटर डाइड इन 2014. 2014 में इस शॉर्ट स्टोरी राइटर की मौत हो जाती. सो दिस इज द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ आवर शॉर्ट स्टोरी राइटर नाडेन गॉर्डमर. जी. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मुख्तसर सी बायोग्राफी समझ में आ गई होगी. वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से इस शॉर्ट स्टोरी राइटर के नोट्स बना लीजिए. सो नाउ कम टू some different points regarding this short story. The ultimate safari के लेटर जितने भी पॉइंट्स है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So basically you have need to keep in mind 10 पॉइंट्स. इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के लिए आपको तकरीबन 10 पॉइंट्स पता होने चाहिए. 8 तो वही जो हम एज यूजुअल यूज किया करते हैं लेकिन इसके अंदर 2 पॉइंट्स आपने और इंक्लूड करने. नंबर 1, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड. जब तक आपको बैकग्राउंड का पता नहीं चलेगा तब तक आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ ही नहीं आ सकती. और इसके साथ साथ द टाइटल सिग्निफिकेंस. पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसके टाइटल के अंदर ही पड़ी हुई है. ये दो चीजें समझ लेंगे तो आपको बाकी की चीजें समझना आसान हो जाएंगी. जी. तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी
द अल्टीमेट सफारी। फ्रॉम 1948 टू 1992, 1948 से लेके 1992 तक, ये जो 44 इयर्स बनते हैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही हौलनाक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मायूसी वाले ईयर समझे जाते हैं। पहले भी हालात खराब थे, लेकिन इन सालों के अंदर बहुत ही जो हालात है वो नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुके थे। इन 44 इयर्स के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जो चीज पीक पर थी उसको सेग्रीगेशन और अपार्थाइड कहते हैं। ये दो चीजें इस शॉर्ट स्टोरी को समझने के लिए जहन में रखिएगा, सेग्रीगेशन एंड अपार्थाइड। ये दोनों चीजें बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही अहम है। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सेग्रीगेशन, व्हाट इज सेग्रीगेशन? व्हेन वी क्लासिफाइड द थिंग्स, जब हम चीजों की तकसीम कर देते हैं। एक चीज है, हम उसको उसकी नस्ल की बेस पे, उसके रंग की बेस पे और उसके मजहब की बेस पे दूसरी चीज से जुदा कर देंगे। एक ही जगह पे रह रही होंगी, लेकिन नस्ल, रंग और मजहब की बुनियाद पे उनके दरमियान तफरीक कर देंगे, तो बेसिकली सेग्रीगेशन कहलाएगा। These are the white people, then they are the superior. These are the black people, then they are the inferior. They are the mixed one, they are the different. इस तरह से क्लासिफाइड कर देना। एक ही जगह पे सफेद लोग रह रहे हैं तो वो उनका रुतबा और है, काले लोग हैं तो उनका रुतबा और है, और उसी जगह पे मिक्स्ड कलर के लोग रह रहे हैं तो उनका रुतबा और है। एक ही जगह पे रहते हुए इस तरह की अगर आप तकसीम करते हैं तो उसको सेग्रीगेशन कहते हैं। नंबर टू इज अपार्थाइड। ये भी सेग्रीगेशन के रिलेटेड ही चीज है, लेकिन जो अपार्थाइड का जो ये एक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम था ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर ही पाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों ही रहा करते थे। तो ऐसा सिस्टम जो इन दोनों के दरमियान एक तफरीक करे, ऐसा सिस्टम जो सफेद लोगों को आला रुतबा दे और ब्लैक लोगों को कम रुतबा दे, वो बेसिकली अपार्थाइड होती है। जिस तरह से स्कूल के अंदर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो सिर्फ सफेद लोगों को दी जाएगी, बस के अंदर जो सीट दी जाएगी वो सफेद लोगों को दी जाएगी, काले लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। पॉलिटिकल व्यूज के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर जो सीटें दी जाएंगी, जो पोजीशन मिलेगी, वो भी व्हाइट लोगों को मिलेगी। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एफर्टाइड। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सफेद लोगों की ही बात सुनी जाए, काले लोगों की बात ना सुनी जाए, वो बेसिकली एफर्टाइड ही होता है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर 1948 से लेके 1992 तक जो हुकूमत वो बेसिकली तो थी तो अफ्रीका की, लेकिन अफ्रीका के जो लोग थे वो कठपुतली की तरह यूज हो रहे थे। जो भी हुक्म उनको अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से मिलता, वो वैसा ही किया करते। और ये जो चीज एक गैर मुनासिब लगी एक पैट्रियट को, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, वो इस सिस्टम के खिलाफ था, सेग्रीगेशन के खिलाफ था, अपार्थाइड के टोटली तौर पे वो खिलाफ था, वो इस चीज को नहीं मानता था। इसके लिए उसने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को कहते हैं ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो उस सेग्रीगेशन या उस अपार्थाइड के खिलाफ थी। ये उन लोगों के खिलाफ थी जो लोगों की तकसीम करते हैं, ये उन लोगों के खिलाफ थे जो लोगों के दरमियान तफरीक करते हैं। तो ये एक पार्टी बना देगी जो कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, और इस पार्टी बनाने की वजह से नेल्सन मंडेला को जेल भी जाना पड़ा था, काफी सालों तक वो जेल में भी रहे थे। तो वो जो उन्होंने एक आवाज उठाई थी ANC की मदद से, उस आवाज को भी दबा दिया गया, क्योंकि अफ्रीका उस वक्त कठपुतली के तौर पे यूज हो रहा। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड है जी, इस बैकग्राउंड को जहन में रखेगा। इसी चीज के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगे। नंबर टू, टाइटल सिग्निफिकेंस, द अल्टीमेट सफारी। अल्टीमेट क्या होता है कि आखिरी हद, आखिरी जो चीज होती है उसको अल्टीमेट कहते हैं, कि इसके बाद और कोई चीज नहीं रह जाएगी। सफारी, सफारी बेसिकली इंग्लिश का भी वर्ड है और एक और जुबान है सोहिली, उसका भी ये वर्ड है। अब इन दोनों जुबानों के वर्ड्स को हम अच्छे तरीके से समझ लें। तो वी टॉक अबाउट सफारी इन सोहिली लैंग्वेज, तो सोहिली लैंग्वेज के अंदर सफारी का मतलब होता है जर्नी, एक सफर। जो आप एक सफर करते हो उसको सफारी कहते हैं सोहिली लैंग्वेज के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा सफर है जो आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, और ये बड़ा ही मजे का, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही दिलकश एक एडवेंचर टाइप जो ट्रिप होता है ना, उसको सफारी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सो बेसिकली ये एक ऐसा सफर है जो कि एडवेंचरस है, खूबसूरत है, मजे का सफर होता है। लेकिन इस टाइटल को क्रिटिकली तौर पे, इस टाइटल को सटायर के तौर पे, इस करेक्टर टाइटल को तंज के तौर पे यूज किया गया। सफर तो है, एक जगह से दूसरी जगह भी सफर है, लेकिन इस सफर के अंदर एडवेंचर नहीं पाया जाएगा, इस सफर के अंदर किसी किस्म का कोई मजा नहीं।
इस सफर के अंदर भूख है, इस सफर के अंदर मौत है, इस सफर के अंदर उदासी है, इस सफर के अंदर लोग बेघर हुए हैं, इस सफर के अंदर परेशानियां तकलीफें हर एक चीज इस सफर के अंदर पाई जाती है। और बेसिकली इट इज अ सेल्फ एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टोरी। जो हमारी शॉर्ट स्टोरी राइटर है उसकी ये सेल्फ एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टोरी जो उसने खुद एक्सपीरियंस की थी, और वही उसने चीज इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्ट स्टोरी का टाइटल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया। सो नाउ डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग। जो बाकी चीजें हम उनको जल्दी से डिस्कस कर रहे थे। योनरा, आपको पता है जी, स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं तो योनरा ऑफ दिस इज शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इसका योनरा स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक प्रॉपर बिगिनिंग है, एक प्रॉपर मिडल और एक प्रॉपर एंड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर। इफ इट आग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है, क्योंकि एक सेल्फ एक्सपीरियंस है, ऑटोबायोग्राफिकल तौर पर इसको ले सकते हैं, तो इसके अंदर आई और वी का यूज किया गया है। इफ इट आग अबाउट द सेटिंग, तो सेटिंग डिफरेंट प्लेसेस जी, एक फॉरेस्ट भी है, मोजाम्बिक भी है और क्रोगर पार्क भी है। तो ये इस तरह के डिफरेंट प्लेसेस, रिफ्यूजी कैंप भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट प्लेसेस ना आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेंगे। देन वी हैव द इम्पोर्टेंट वन, द कैरेक्टर्स। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हम उनको देख लेते हैं। आपको पता है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर आपको नेम्स नहीं मिलेंगे, तो क्या मिलेगा? लेट्स सी। नंबर वन वी हैव द डॉटर। पहला जो कैरेक्टर हमारे पास आता है वो डॉटर का आता है। शी इज 9 to 10 years ओल्ड, और यही जो डॉटर होती है, बेटी होती है, यही हमें कहानी बताती है। शी नरेट्स द होल स्टोरी। फादर, उस डॉटर का जो फादर है उसका इस कहानी के अंदर जिक्र नहीं होता, लेकिन वो एक कैरेक्टर के तौर पे लिया जा सकता है। नंबर थ्री, मदर। शी इज द मदर ऑफ दैट डॉटर। इसका भी इस कहानी के अंदर जिक्र नहीं होता, पहले ही मर मुर जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट देते हैं कि किस तरह से माँ और फादर की जो ना वो मौत होती है। देन ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर एक इसके पास एक काऊ होती है, 3 sheep होते हैं, इसके पास एक वेजिटेबल गार्डन होता है। ये इन तमाम चीज़ों की इसके पास पोजेशन होती है, और ये ना मेंटली डिसऑर्डर होता है, इसका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। देन वी हैव द ग्रैंड मदर। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इस स्टोरी का, जो कि एक पूरी की पूरी फैमिली को लेके चल रही होती है। देन वी हैव द ब्रदर। वो जो है स्टार में आपको डॉटर बताई थी ना, उसका जो एक छोटा सा भाई है जिसकी जो एज है वो 1 साल से भी काम है, और यही एक कैरेक्टर है जिसकी जरिए हमें पता चलेगा कहानी के अंदर किस तरह का जुल्म किया गया। सो दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि इस शॉर्ट स्टोरी का पार्ट है। इफ यू टॉक अबाउट द थीम्स, तो थीम्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला थीम आएगा वो है डिस्प्लेसमेंट एंड सर्वाइवल। एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हम देखेंगे। एक जगह से दूसरी जगह आप जब जाते हैं तो सरवाइव किस तरह से करते हैं, कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है, वो हम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट थीम। इफ वी टॉक अबाउट थीम नंबर टू, तो हमारे पास थीम नंबर टू है वो है स्ट्रगल। ये जी आपका थीम नंबर टू। स्ट्रगल किस चीज की? एक रिफ्यूज ढूंढने की, सरवाइव करने की, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की, जुल्म सितम तशद्दुद से बच के एक अच्छी जिंदगी गुजारने की जो स्ट्रगल है वो भी हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी। इफ यू टॉक अबाउट द थीम नंबर थ्री, तो थीम नंबर थ्री जो हमारे पास आता है वो है लॉस एंड सेपरेशन। लॉस एंड सेपरेशन, किस किस चीज का लॉस होता है, कौन कौन जुदा होता है, और कहाँ कहाँ से चीजें किस किस की तरफ चली जाती हैं, वो भी थीम आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। एंड थीम नंबर फोर एंड द लास्ट वन इज हफाटाइट एंड इनजस्टिस, कि किस तरह से चीज़ों की तकसीम की हुई है, किस तरह से अंग्रेज़ों को, सफ़ेद लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और किस तरह से काले लोगों को कम अहमियत दी जाती है, और किस तरह से जुल्म किया जाता है, ना इंसाफ़ी की जाती है, वो भी आपको इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी। एंड देन नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट इज सिंबल। तो इसके अंदर जो सिंबल मिलेगा वो आपको बेसिकली सफारी ही मिलेगा, सफर मिलेगा, कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम सफर कर रहे हैं वो बेसिकली आपकी डिफिकल्टीज, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जो ऊपर जुल्म सितम होता है ना, वो इस चीज को सिंबलाइज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज मोटिव। इस शॉर्ट स्टोरी का जो मोटिव है वो है वॉकिंग। वॉकिंग इस शॉर्ट स्टोरी का मोटिव है। वॉकिंग जो चीज जिस चीज के लिए यूज किया गया वो है स्ट्रगल। ये चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए स्ट्रगल कोशिश की जाती है, वो बेसिकली आपको वॉकिंग के थ्रू ही पता चलेगी। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं जी अपने आखिरी चीज़ की तरफ, दैट इज द स्टोरी। अब हम आपकी स्टोरी डिस्कस करते हैं। शॉर्ट जो स्टोरी होगी अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लीजिएगा जी।
तो स्टोरी का आगाज किस तरह से होता है? देयर इज अ फैमिली, आपको जो डॉटर, ब्रदर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर बताया ना, ये एक फैमिली है। एंड दिस फैमिली वाज लिविंग इन अ प्लेस कॉल्ड मोजाम्बिक। एक जगह है जिसको मोजाम्बिक के नाम से जाना जाता है, और ये जो फैमिली है वो इसी जगह पे रह रही होती है। अब ये काले लोग होते हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है, सितम हो रहा था। जिस तरह से अंग्रेजों का, जिस तरह से सफेद लोगों का दिल करता था, वो उनको ऊपर जुल्म करते थे। इनकी जगह के ऊपर हुकूमत करना चाहते, जगह ले लेते। इनके ऊपर जुल्म करना चाहते, इनके ऊपर जुल्म करते। इनकी बिलोंगिंग्स जो भी कुछ इनके पास होता है, जब उनका दिल करता वो उनसे छीन लेते थे। हर एक चीज इनसे छीन लेते थे। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ बैंडेट्स। बैंडेट्स कहते हैं डाकुओं का, गुंडों का ग्रुप, जो आते इनके पास जो कुछ होता वो छीन के ले जाते। और लोगों ने इनको वार्न भी कर दिया था, इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू लिव, सो इट वुड बी बेटर कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ से हिजरत कर जाएं। अभी जो फैमिली होती है, इनका कोई अ, यारो मददगार तो होता नहीं, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमें एक चीज बता दी गई थी कि जो नरेटर होती है ना, वो डॉटर होती है। वो नरेटर बता दे कि मेरी की जो माँ थी वो बाहर गई थी चूल्हा जलाने के लिए, ऑयल या तेल लेने के लिए, तेल लेने के लिए गई ताकि हम चूल्हा जला सकते, खाना पका सकते। मेरी माँ बाहर गई थी और वो वापस नहीं आई थी। शायद किसी ने मार दिया, शायद वो कहाँ चले गए, इस चीज का हमें नहीं पता। मेरा फादर भी मेरी माँ को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मेरा फादर भी मेरी माँ की तरह वापस नहीं आया। ये स्टार्ट के अंदर हमें चीजें बता दी जाती। खैर जी, इस तरह का जुल्म हो रहा था, लोग बाहर जाते थे, वापस आने का उनका नामो निशान नहीं होता था। जो कुछ उनका अपना होता था वो भी सारा कुछ लोग ले जाते थे। अब उनको फोर्स किया गया, वो जो बैंडेट्स थे उनकी जगह पे कब्जा करने की, उन लोगों को, मोजाम्बिक के लोगों को, इस फैमिली को फोर्स करते थे कि यहाँ से आप चले जाओ। अगर आप जिंदगी चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ। तो ये फैमिली डिसाइड करते कि हम चलेंगे क्रूगर पार्क की तरफ। यहाँ पे एक रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे जैसे लोगों की मदद की जाती है। अब ये जो क्रूगर पार्क है, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर पे ये एक रेफ्यूजी कैंप लगाया गया, जो कि क्रूगर पार्क के अंदर लगाया। अब ये अपना वो सफर, वो सफारी, वो एडवेंचर ट्रिप जो है ना, वो उसका आगाज कर देते हैं। इन लोगों के साथ कुछ और लोग भी होते हैं। खाने पीने के लिए जितनी भी चीजें होती है ये अपने साथ ले आते। इतनी ज्यादा तो नहीं होती, खैर जो भी इनके घरों के अंदर मौजूद होती हैं, मुर्गियां, अंडे, दालें, जो कुछ भी इनको मिलता है ना सफर के दौरान, वो सब कुछ अपने साथ ले लेते हैं। अब अपना सफर आगाज कर देते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं, अफ्रीकन जंगल, सॉरी, जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं। हाथियों से, दूसरे जानवरों से, हर एक चीज का ये सामना करते हैं। हर एक चीज से बचते बचाते ये अपना सफर का आगाज कर रहे हैं। और एक जगह पे एक लंबी घास भी आती है, बहुत लंबी लंबी, इंसानों से उसका जो कद हाइट होती है ना, वो बहुत लंबी होती है। जब वो उस घास से पार निकलते हैं तो वो क्या देखते हैं कि इनका जो ग्रैंड फादर था वो अब इनके साथ मौजूद नहीं है। अब उनको ढूंढने के लिए फिर सारे पीछे जाते हैं, लेकिन उनका अपने ग्रैंड फादर का नामो निशान नहीं। वो ये सोचते हैं कि जो लंबी घास आई थी, हो सकता है कि उसके अंदर फंस गए हो या उसके अंदर मर गए। तो ये फिर अपना सफर का आगाज कर देते हैं। अब सफर करते जा रहे, एंड देन दे रीच्ड इन क्रूगर पार्क। क्रूगर पार्क के अंदर पहुंच चुके, वहां पे दूसरे लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। काफी लंबा सफर तय करके आए थे, बहुत मुश्किलात, भूख प्यास, रहन सहन से, हर एक चीज से जुदा होकर ये इस जगह पे पहुंचे। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ टीम्स आती, उनको खाना पीना, कपड़े वगैरह जो कुछ भी होता था वो उनको दे जाते थे। यहाँ पे आके जो ग्रैंड मदर थी, उसने ईंटें बनाने का काम भी शुरू कर दिया था कि किसी तरह से अपनी फैमिली को, उस खानदान को सपोर्ट कर सके। ईंटें बनाती, जो कुछ भी मिलता अपने उस खानदान पे लगाया करती थी। एट द एंड एक प्रेस टीम आती है जो कि इनसे इंटरव्यू करती है, और वो इंटरव्यू इसकी ग्रैंड मदर से ही करती है, उनको हाल अहवाल पूछती कि ये किस तरह से हुआ। तब तक इनको वहां पे आए हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। वो बच्चा जो कहानी के स्टार्ट के अंदर 1 साल से भी कम उसकी उम्र होती है, जब कहानी एंड होने वाली होती है तो उसकी जो एज होती है वो तकरीबन 3 साल तक हो जाती है। और इसकी जो हड्डियां होती है वो बिल्कुल बारीक होती है। भूख की वजह उसका जिस्म जो होता है वो सिकुड़ चुका होता है। तो ये जो सारी कंडीशंस होती हैं वो हमें ग्रैंड मदर बताती है, और एंड पे ही हमें पता चलता है दे वर द ब्लैक पीपल। ये काले लोग थे जिनकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया था, बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी। सो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी, द अल्टीमेट सफारी। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बट मीनिंगफुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो।